Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar and you are watching GS Tales. GS Tales के इस सेशन में सबसे पहले तो आज के बहुत ही ख़ास दिन श्री राम नवमी के मौके पर मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और भगवान राम से ये प्रे करता हूं, दुआ करता हूं कि आप सबकी लाइफ हैप्पीनेस से, सक्सेस से, पीस एंड ऑल दी वर्च्यूज ऑफ लाइफ से भरपूर बनी रहे, फलती फूलती रहे। थोड़ा सा सेशन लेट ज़रूर है पर बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें और आराम से सुनिए। ठीक है। करंट अफेयर स्पेशल का सेशन जैसे कि आपको पता है बैकग्राउंड स्टैटिक एक्सप्लेनेशन के साथ आता है। हिंदी में बताया जाता है। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी कहानियाँ बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिक्स बनाए जाते हैं जिससे कि आपको चीज़ें याद रह सकें। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। और ख़ास तौर से एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि मैं इसमें सिर्फ डेली करंट अफेयर्स ही नहीं रखता हूँ, बाकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे महीनों के जो है प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स और उनके बेस पर जो उनका स्टैटिक का एक्सप्लेनेशन होता है वो सब भी रखता हूँ। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है। कभी कभी आपको लगता होगा कि बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वही चीज़ कि अगर आप एग्ज़ाम में फंस जाते हैं तो फिर वो छोटी इन्फॉर्मेशन भी अक्सर गलत हो जाती है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें याद है तो याद है, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो खास तौर से इस चीज़ को ध्यान रखें कि यह रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, चाहे किसी को पता हो या नहीं पता हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी आपको मैंने पिछले दूसरे या तीसरे वीडियो में ही बता चुका हूँ इस चीज़ को कि नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की एक स्टैच्यू जिसका कि अनावरण किया गया था बेंगलोर में। ठीक है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा थी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी उसे बोला गया था। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के स्टैच्यू। और उसी के साथ ही साथ बसावना, जिसको बसावा भी बोलते हैं, उनकी स्टैच्यू को भी का अनावरण भी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया, वो भी वहीं बेंगलोर में ही। ठीक है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में ही है। इस चीज़ को भी बताया गया था पिछले सेशंस में। ये हैं बसावना जी, ये है वो स्टैचू। ठीक है। यहाँ पे जिसका कि अनावरण किया अमित शाह जी ने। ओके। अब थोड़ा बसावना या बसावा जी के बारे में भी जान लेते हैं। वो 12वीं सेंचुरी के इंडियन स्टेट्समैन थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे, लिंगायत सोशल रिफॉर्मर थे, हिंदू सेवाइट सोशल रिफॉर्मर थे। लिंगायत एक संप्रदाय है, एक प्रकार का संप्रदाय है। ठीक है। आपको पता है कि कर्नाटक में अक्सर ये लोग अपने रिजर्वेशन को लेके प्रदर्शन करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लगातार न्यूज़ भी बने रहते हैं। तो बसावा जो थे वो लिंगायत सोशल रिफॉर्मर थे। एक्चुअली इन्होंने ही लिंगायत शुरू किया था। लिंगायत का मतलब होता है कि जो भगवान शंकर की एक शिवलिंग की छोटी सी प्रतिमा, मतलब छोटा रूप, ये लोग अपने गले में पहन के चलते थे, इसी वजह से लिंगायत कहलाते थे। ठीक है। हिंदू सेवाइट सोशल रिफॉर्मर थे बसावा जी। अच्छा, यहाँ पर एक दो वर्ड और मैं जोड़ना चाहूँगा, जिसे बोलते हैं अलवार एंड नैनार। ठीक है। तो अलवार जो होते हैं भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, और नैनार जो होते हैं भगवान शंकर के उपासक होते हैं। ठीक है। इसलिए अब बसावा के बारे में आगे कंटिन्यू करते हुए उनका विश्वास था कि सारे लोग, चाहे जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ हो या कहीं भी बर्थ हुआ हो, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। तो जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, बसावा जी ने उसको बहुत पहले ही मतलब मान रखा था और उसी को फॉलो करते थे, वैसे ही प्रैक्टिस करते थे। इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ईस्ट लिंग नेकलेस, जो मैंने बताया ना, एक ईस्ट लिंग भगवान शिवलिंग के का नेकलेस पहन के ये लोग चलते थे, सारे लोग, बाई एवरी पर्सन, जिसमें भगवान शिव के लिंग की एक इमेज हुआ करती थी। इससे ये पता चलता है ना कि सारे लोग अगर वही शिवलिंग का इमेज पहन के चलते थे तो सारे लोग सेम हैं। ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, एक ही चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सब लोग सेम हो। इस तरीके से वो इक्वलिटी फॉलो करवाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे। उन्हें कहा जाता था
ह्यूमन एंड एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ भी वो अपना बहुत ओपनली ये चीज़ कहते थे कि वो ह्यूमन एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस के खिलाफ हैं। ठीक है, तभी से ही उनकी टीचिंग और बिलीव्स को आज भी लोग, जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं कर्नाटक में, आज भी उनको मानते हैं, जिसको कि ट्रेडिशनल लीजेंड्स के बेस पे बेस्ड है, कंसिडर किया जाता है। उन्होंने कुछ नई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अपने मतलब समय में विकसित की, डेवलप की, जिसमें कि है एक है अनुभव मंडप। ठीक है, अनुभव मंडप का मतलब होता है अनुभव, जैसे पता है आपको, एक्सपीरियंस। ठीक है, और पहले के इस टाइम में मंडप का मतलब होता है हॉल, खूब बड़ा सा एक हॉल या जगह जहाँ पर लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अनुभव मंडप का मतलब हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, उनको कई नामों से भी जाना जाता था, जिसमें से एक उनका काफ़ी फेमस नाम है भक्ति भंडारी। भक्ति मतलब भक्ति है ना, डिवोशन। भंडारी मतलब ट्रेजरर, जिसके पास भंडार हो, भक्ति का भंडार हो, अर्थात ट्रेजरर ऑफ डिवोशन। ठीक है, इस तरीके से उनको जाना जाता था। पहली न्यूज है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इग्निका जिसको बोलते हैं, इसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। ठीक है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके GS1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, जो लोग मेंस का आंसर लिखते होंगे या लिखे होंगे कभी, उनको आइडिया होगा कि कल्चर के आंसर लिखना काफ़ी टफ काम होता है। अगर बहुत मतलब उसमें वैल्यू एडेड करके आप लिखना चाहें, इंटेंस वैल्यूएबल आंसर लिखना चाहें, तो कल्चर का जो आंसर होता है वो काफ़ी टफ होता है। इस वजह से भी आप ये सारे फैक्ट्स याद रखें, वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। वैदिक हेरिटेज पोर्टल एक डिजिटल रिपोजिटरी है वैदिक नॉलेज की। उसमें जो भी ट्रेडिशंस और नॉलेज हमारे वेदों में डिस्कस किया गया है, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करके सबको अवेलेबल किया जाएगा। वो हो जाएगा वैदिक हेरिटेज पोर्टल। जैसे पोर्टल का आपको पता ही है कि पोर्टल वो होता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप जानकारी या कुछ भी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर लॉन्च किया ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर एंड आर्ट्स 36 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो हैं जी किशन रेड्डी, वो कोई और मिनिस्टर भी हैं। पिछले बार हमने आपको एक प्रीवियस सेशन में बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ डोनर का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के वो मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी। मैंने इसको बताया था डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ये कैच इसलिए है क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गलत ही मार्क करेंगे। जी किशन रेड्डी कुछ साउथ सा नाम लग रहा है। ठीक है, कल्चर मिनिस्टर तो आप जान सकते हैं, लेकिन डोनर का मिनिस्टर भी वही है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया प्रिजर्व करता है, प्रमोट करता है वेदा की लर्निंग को, ठीक है, और वहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, उन सारी चीज़ों को ये अपने प्लेटफॉर्म पे शो करता है। अच्छा, ये जो वेदाज हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कंसीडर किए जाते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, लेकिन हाँ नॉलेज हो गया या कोई म्यूजिक हो गया, संगीत हो गया, वो सारी चीज़ें इंटेंजिबल हेरिटेज कहलाती हैं। हेरिटेज का मतलब खास चीज़ें ना, विरासत, तो वो चीज़ें यूनेस्को द्वारा उसको सम्मानित किया गया है। वेदास को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सर एम विश्वेश्वरैया को उनके बर्थ प्लेस कर्नाटक में ट्रिब्यूट पे किया। ठीक है, इस वजह से एम विश्वेश्वरैया के बारे में जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, कोई मतलब ऐसे
छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है, आप अगर उनको मतलब उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है तो उसको इग्नोर किया जा सके। ठीक है, ये है आपके एम विश्वेश्वरैया जी। अभी आप जब जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कितनी कमाल की हस्ती थे, कितनी महान हस्ती थे। ही वॉज एन इंडियन सिविल इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा ही फेमस है, सिविल इंजीनियर थे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने काफ़ी अपना रोल निभाया। इसके लिए इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया। इनके इन्हीं सारी सिविल इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट्समैनशिप के लिए जो है इनको भारत रत्न 1955 में दिया गया था। ठीक है, अभी भी इसकी इसकी जो महत्ता है, इसका जो इम्पोर्टेंस मैं अभी और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके ऑनर में, ठीक है, इनके डेट ऑफ बर्थ को जो है इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तब इतने इतने तगड़े लेवल के इंजीनियर थे। इनके ऑनर में, इनके डेट ऑफ बर्थ के ऑनर में, जो कि 15 सितंबर 1961 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, वो 1861, ठीक है, 1861 में। तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका में भी और तंजानिया में भी इतना इनका सम्मान था कि इनके बर्थडे को इंडिया, श्रीलंका और तंजानिया में इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मैसूर के दीवान थे, मैसूर कर्नाटक में है, जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में भी आपको रिवाइज कराया है। ठीक है, मैसूर के दीवान थे, उस टाइम पे वो वर्क करते हुए 19वें दीवान थे। ठीक है, उन्होंने 1912 से 1918 में मैसूर के दीवान के रूप में सर्व किया। देखिए, जो मैंने बताया भारत रत्न इनको मिल चुका है, इनकी सर्विस किंगडम ऑफ मैसूर और इंडिया के लिए इनको भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है 1955 में। आपको पता ही है, मैं अपने पिछले सेशंस में इसको कवर किया हूँ, पद्म अवार्ड्स जो हैं। ठीक है, अभी हाल ही में 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया था, वो सेशन प्रीवियस सेशन में वो सभी क्लियर किया गया है। ठीक है, अब एक और ख़ास न्यूज़ जो आपको मैं रिवाइज कराना चाहूँगा, वो ये है कि जो पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं कि भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ। 2 जनवरी 1954। ठीक है, 1954 में, 2 जनवरी 1954। ये डेट थोड़ा और भी सुना सुना सा नहीं लग रहा है? अगर आपने प्रीवियस सेशंस अच्छे से सुना होगा तो आपको पता होगा कि यही डेट वो है जो कि पद्म अवार्ड के स्टार्ट का भी दिन है। ठीक है, तो अर्थात पद्म अवार्ड में जो हो गए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन सारी अवार्ड्स का जो स्टार्टिंग डेट है वो वही है, 2 जनवरी 1954। साथ ही साथ भारत रत्न का भी वही डेट है। ठीक है, और सबसे पहला जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो 3 लोगों को एक साथ दिया गया था 1954 में। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी थे, उसमें 2 नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें सी राजा गोपालाचारी भी थे। तो अब देखिए, 1954 में उन लोगों को मिला था, 1955 में इन्हें मिलता है, एम विश्वेश्वरैया जी को। तो समझ लीजिए कि मतलब कितनी खास पर्सनालिटी थे। 19 मतलब जैसे ही भारत रत्न स्टार्ट हुआ, उनको सीधे भारत रत्न ही दिया गया। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो काफ़ी इससे इनका इंपॉर्टेंस पता चलता है कि कैसी पर्सनालिटी थे। Recently, 2 ships, INS Tir and ICGS Sarathi from Squadron visited Port Antsiranana in Madagascar. INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, एंड ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, ये 2 शिप तीर और सारथी ने विजिट किया मडागास्कर के एक पोर्ट को जिसका नाम है अंतसिरानाना। ठीक है, वहाँ पर जाके उनकी मतलब शिप्स के साथ, वहाँ पर उनकी नेवी के साथ, कोस्ट गार्ड के साथ इन्होंने ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है कि ना तो तीर ना तो सारथी, ये सारी सब नहीं पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है मेडागास्कर की लोकेशन के बारे में। ठीक है, जो कि मैं मैप में लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। ये रहा आपका मेडागास्कर, जिसको कि मलागासी भी बोलते हैं। ठीक है, जानने वाली बात ये है
इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ठीक है, ये खास चीज़ है। बाकी लेक विक्टोरिया के बारे में आपको पता है। अगर मैं थोड़ा सा मैप को रिवाइज कराऊँ, लेक विक्टोरिया कहाँ है? ये हो गया आपका तंजानिया। ठीक है, ये एक केनिया है, ये है तंजानिया, और ये है युगांडा, इसके बगल में ये रवांडा है, और ये हो गया बुरुंडी। ठीक है, इन सब चीज़ों को पहले ही अलग अलग सेशंस में डिस्कस किया गया है। ये जो हो गया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सोमालिया हो गया। ठीक है, सोमालिया, ये छोटा सा पार्ट चुटकू सा जिबूती है, ये इरिट्रिया है, और ये है इथियोपिया। ठीक, और इसमें एक चीज़ जानना है, ये आपका है सूडान, ये इजिप्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको ये भी जानना चाहिए कि रेड सी जो है 5 कंट्रीज से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक है जॉर्डन, और एक है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बड़ा सा है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ईरान, सूडान, और एरिट्रिया एंड जिबूती, ये 5 कंट्री, ये सॉरी जिबूती नहीं है, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया, ये 5 कंट्रीज से ये घिरा हुआ है। ठीक है, रेड सी इनको कवर करता है। बाकी तो सारी चीज़ें बता ही दी गई। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आफ्टर कोविन, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूविन। कोविन क्या था? जैसे कोविड के टाइम पे जब आप वैक्सीनेशन कराने जाते थे, तो आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, एक पोर्टल पे अपने आप को जो रजिस्टर करते थे। वहाँ से डेट अलॉट होती थी कि कब आपको कहाँ पे जो है वैक्सीनेशन कराने जाना है। वो जो पोर्टल था उसको बोला गया कोविन, डिजिटल पोर्टल था। अब एक है यूविन। यूविन में क्या होगा कि ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका जो ये इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड होगा, वो पूरा डिजिटल रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा यूविन में। होता क्या था कि जनरली वो लोग या तो अपने जो पेपर थे उसको खो देते थे, या भूल जाते थे जब इम्यूनाइजेशन कराने जाते थे, वैक्सीन लगवाने जाते थे, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी। तो अब ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ जाएगा सारा रिकॉर्ड, तो भूलने और खोने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। यूविन आप समझ लीजिए कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। जब वो वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पर उनका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, वो चीज़ें। अब एक वर्ड आया है, फ्रेज आया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP। इसको लॉन्च किया गया था 1978 में, काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। ठीक है, तब इसको जाना जाता था एक्सपेंडेड प्रोग्राम इन ऑन इम्यूनाइजेशन, अर्थात इम्यूनाइजेशन का विस्तारित कार्यक्रम। ठीक है, जिसको कि बाद में 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया, तब जब इसको अर्बन एरिया के बाहर अर्थात रूरल एरियाज तक भी इस प्रोग्राम को फैलाया गया। इसीलिए यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, अर्थात सभी जगह पहुंच सके, ऐसा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो सारे जगह पहुंच सके। ठीक है, तो 1985 में इसको खाली अर्बन एरिया तक ना रख के पूरे ऑल ओवर जो ये वर्ल्ड का प्रोग्राम है, ठीक है, वहाँ तक फैला दिया गया, इसलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसको बोला गया। अंडर UIP 12 तरीके की डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन्स प्रोवाइड करी जाती हैं। इंडिया में वही चीज़ 11 है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अच्छा, ये वैक्सीन जो होती हैं ये फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। ठीक है, 12 डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन, प्रिवेंटेबल जो डिजीज़ होती हैं जिससे कि वैक्सीन लगवाने से वो डिजीज़ हट सकें या उनसे खतरा कम हो सके। कौन कौन सी हैं? डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टिटनस, पोलियो, मीसल्स, रूबेला, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, TB अर्थात, रोटा वायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस एंड निमोनिया काज्ड बाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसको आप याद करें। ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कवर की जाती हैं, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, इंडियन आर्मी लॉन्चेस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 विथ इजिप्ट। ठीक है, साइक्लोन 1 विथ इजिप्ट इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है,
लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अपने आर्टिकल में इंक्लूड किया। मानगढ़ मानगढ़ धाम ऑफ राजस्थान इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल मोनूमेंट। ठीक है, एक राष्ट्रीय इमारत इसको घोषित किया गया मानगढ़ धाम को। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा मानगढ़ या चित्तौड़गढ़, कुछ बड़े बड़े ऐसे जो गढ़ होते हैं वो अक्सर राजस्थान में ही होते हैं। ठीक है, एकदम हैवी हैवी नाम। जैसे एक चीज़ और मैं अगर आपको याद दिलाऊं, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, मुकुंदरा कितना हैवी सा नाम है ना। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। किस लिए फेमस है, किस लिए प्रचलित था, न्यूज़ में था अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, जहाँ पर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुल मिला के 20 अफ्रीकन चीता को लाया गया है। ठीक है, तो री इंट्रोड्यूस किया गया है। अब वहाँ पर क्या है, प्रे की कमी पड़ रही है। ठीक है, उन चीता के लिए खाने की कमी पड़ रही है, इस वजह से उनको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में वहाँ पर शिफ्ट करने की बात चल रही है। ठीक है, ये मानगढ़ धाम है। आप देख सकते हैं कितनी, मतलब ऑब्वियसली इसको नेशनल मॉन्यूमेंट तो डिक्लेयर करना ही था। इतने तगड़े से लोग यहाँ पे इकट्ठा होते, इतनी पब्लिक इकट्ठा होती इसको देखने के लिए। Odisha has installed hanging solar fences to protect elephants. उड़ीसा लगातार फॉर्म में है, काफ़ी नए नए अच्छे अच्छे कदम उठाता रहा है। अभी आपको अगर पिछले सेशंस के बारे में कुछ याद हो, ठीक है, तो बिरसा मुंडा के का जो नेशनल हॉकी स्टेडियम है एक, वो अभी उड़ीसा में बनाया गया। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान। तो वो चीज़ है, उसने उड़ीसा ने हैंगिंग सोलर फेंस इंस्टॉल किया है जिससे कि एलिफेंट्स जो हैं रेलवे लाइंस पे ना जा सकें और रेलवेज लाइन से ना, मतलब उस पर ना जाएं, उस पर ना घूमें, जिससे कि ट्रेन से टक्कर होकर उनकी मृत्यु ना हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हल्के हल्के 3 मिली सेकंड के लिए उनको हल्के हल्के झटके लगेंगे। करंट नहीं लगेगा लेकिन हल्का हल्का झटका लगेगा, जिससे कि मतलब वो डर जाएं और उसको क्रॉस ना करें ना, रेडियो लाइन पे क्रॉस ना करें। कुछ इस तरीके का होगा। आप अगर देखें, ये जो ऐसे बने हुई है ना, ऐसे हैंगिंग वायर्स टाइप के, इस टाइप का जो है उड़ीसा में सोलर फेंसेस बनाए जाएंगे जिससे कि एलिफेंट इसको क्रॉस ना करे। संगाई फेस्टिवल मणिपुर। 4 चीज़ें इसमें मेंशन है, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी में तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने आप में ये अनोखा है। ठीक है, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में होता है। कहाँ पे? कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक में है। ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर में है। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क पूछ सकता है कहाँ पे है, तो वो भी मणिपुर में है। संगाई फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो है मणिपुर में। ठीक है, अभी कुछ और ख़ास चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये है कैबिल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें ऐसे तैर रही हैं ना, इसको बोलते हैं फुमडी। ये सब है फुमडी। ठीक है, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैसे फ्लोटिंग का मतलब क्या? ये जो फुमडी है ना, ये स्पॉन्ज लाइक मटेरियल है, जो कि ऐसी वाइल्ड लाइफ होती है जो पानी में तैरती है। ठीक है, पानी में तैरती है। इसी वजह से जो डियर होते हैं, अभी मैं आपको डियर के भी पिक्स लेके आया हूँ, दिखाऊंगा। जो डियर होते हैं ना, ये संगाई डियर, ब्रो एंटलर डियर होते हैं। इनको बोलता है डांसिंग डियर भी बोला जाता है। क्यों डांसिंग डियर? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये इन सब चीज़ों पे मूव करते हैं ना, इस पे फुमडी पे जब वो रहते हैं, तो वो मतलब ऊपर नीचे हल्का सा वाइब्रेट करता रहता है, तो जिससे लगता है कि वो डांस कर रहे हैं। एक्चुअली वो डियर डांस नहीं करते, लेकिन वो फुमडी जो है फ्लोटिंग करती है ना, तैरती रहती है, इस वजह से ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो पार्क है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये लोकटक लेक में स्थित है। ठीक है, इट इज़ द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ ब्रो एंटलर्ड डियर। संगाई का ये
आखिरी ऐसा आवास स्थान है जहाँ पे वो मतलब सर्वाइव कर रहे हैं। देखा, ये है डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर, जो मैंने बताया। डांसिंग डियर उनको इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि जब वो वहाँ पर फुंडी पे रहते हैं तो मूव करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, हल्का सा वाइब्रेट करते हैं। खास इन्फॉर्मेशन यही है कि ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ ब्रो एंटलर डियर, जिसको कि संगाई बोलते हैं, उसका आखिरी आवास स्थान है। इसी एरिया में, इसी क्लाइमेट में ये ब्रो एंटलर डियर या संगाई डियर या डांसिंग डियर पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि डांसिंग डियर कहाँ पाए जाते हैं, संगाई डियर कहाँ पाए जाते हैं, क्यों फेमस है, तो अब आपको पता है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अकेला ऐसा पार्क है जो कि फ्लोटिंग करता है, तैरता है। कारण मैंने बता दिया आपको। एट द 36th नेशनल गेम्स, पूजा पटेल ऑफ गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासना। इनकी कुछ वीडियोस हो सकता है आप लोगों ने इंटरनेट पे या यूट्यूब पे देखी हो, पूजा पटेल जी की। ठीक है, ये जो है ये पहली एथलीट बन गई हैं जिन्होंने योगासना में गोल्ड मेडल जीता है 36 नेशनल गेम्स में। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि योगासना पहली बार नेशनल गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कुछ 5 और स्पोर्ट्स के साथ योगासना पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। और पूजा पटेल जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने पहली पहली ऐसी एथलीट है जिन्होंने योगासना में गोल्ड मेडल जीता। पूजा पटेल गुजरात से हैं, ये तो काफ़ी आसान है याद करना। ठीक है, क्योंकि पटेल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे गुजरात में। और आप हार्दिक पटेल वहाँ के एक लीडर हैं जो काफ़ी सब लाइमलाइट में रहा करते हैं अक्सर। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। याद करना जरूरी है 36वें नेशनल गेम में। ठीक है, बाल कृष्णा दोषी जो कि एक मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर थे, वो हाल ही में गुजर गए। ठीक है, आर्किटेक्चर का मतलब वही होता है जो प्लान करे, डिजाइन करे, बिल्डिंग्स को बनने में हेल्प करे, है ना, वही है। काफ़ी फेमस ये आर्किटेक्चर थे बालकृष्ण दोषी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण दोषी कौन थे, तो वो मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर थे। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे जनवरी 25 एवरी ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई नो कि ये एवरी ईयर वाली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी नेशनल वोटर्स डे हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसका थीम जो है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। मतलब कि इतना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वोटिंग कि मैं हर हाल में वोटिंग करूँगा। कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है बाय द वे? इंडिया में 100% वोटिंग तो होती नहीं। हालांकि अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे, अगर त्रिपुरा में एक ऐसा गांव है जहां पर 90% से ज़्यादा वोटिंग की गई। ठीक है, अपने आप में वो एक रिकॉर्ड है, 98% के अराउंड। सूर्य कुमार यादव लगातार न्यूज़ में बने रह रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने रिकॉर्ड की वजह से, खासतौर से T20I के रूप में। तो पहले ऐसे इंडियन प्लेयर बने हैं, मेंस प्लेयर, जिन्हें T20I प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले ऐसे प्लेयर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिन्होंने 1500 रन बनाए T20I में सबसे कम बॉल खेलते हुए, सबसे तेज। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद नाम से ही पता चल रहा है। ऑस्ट्रा मीन्स ऑस्ट्रेलिया, हिंद मीन्स हिंदुस्तान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन मिलिट्री के बीच में ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो कि बीकानेर में हुई। ओके, कुछ इस तरीके के उनके गेटअप होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियंस हैं और ये हैं इंडियंस। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 100% ग्रीन एनर्जी कंजम्पशन। ये फिर से एक ऐसी न्यूज आती है जो कि ग्रीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही मतलब इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल आपका बन जाता है आपके आंसर के लिए। और फिल्म्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल स्टेडियम 100% ग्रीन एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है। देखा तो आपने ज़रूर होगा, नाम से भले नहीं जानते, अभी जान जाएंगे। यही है वो, जहाँ पर अक्सर सारे फिल्म सेलिब्रिटीज़ और उनके पीछे भागते हुए रिपोर्टर आपको दिख जाएंगे, सर सर करते, सर सर करते, सर सर एक फ़ोटो, सर एक फ़ोटो। ये वो खास छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि अब 100% रिन्यूएबल एनर्जी से, ग्रीन एनर्जी से चलेगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, तो यह एक अच्छी बात है। मतलब इससे जो कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा,
इंडिया का क्लाइमेट चेंज का जो गोल है उसमें भी छोटा सा ही लेकिन कंट्रीब्यूट करेगा, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। उदयपुर होस्टेड फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया। आपको पता है G20 का कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी न्यूज़ हो, वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ छोटे छोटे बड़े से बड़े न्यूज़ जो भी G20 के हों उसको आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, G20 शेरपा की जो मीटिंग हुई उसमें वो हुआ उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बताइए सब लोगों को स्टिल इंडिया। लेकिन कौन सी मीटिंग थी ये? इंडिया G20 के शेरपा की मीटिंग थी। इंडिया के लिए G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया के G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि शेरपा क्या होता है। ठीक है, जैसे शेरपा जनरली आपने सुना होगा नेपाल में जो पर्वतारोही होते हैं उनको जो लीड करते हैं, जो उनको मतलब गाइड करते हैं, उन्हें शेरपा कहा जाता है। उसी तरीके से G20 की मीटिंग्स, अगली जो मिनिस्टर्स लोग मीटिंग करेंगे वो किस तरीके किस डायरेक्शन में होंगी, किस एजेंडाज पे होंगी, ठीक है, वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं ये G20 के जो शेरपा होते हैं उनका काम होता है। तो करंट टाइम पे इंडिया के G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, आपको कल मैंने एक सेशन में बताया था कि G20 का थीम इस बार इंडिया का क्या है। इंडिया इस बार उसके प्रेसिडेंसी कर रही है ना, होस्ट कर रही है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि G20 का थीम क्या है इस बार का। इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स एक्सरसाइज समन्वय इन आगरा। छोटा सा न्यूज़ है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है। आगरा में इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज करी, कैसे आप सोच सकते हैं? सोच भले नहीं सकते लेकिन अब आप जान सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज जिसका नाम समन्वय था, इंडियन एयरफोर्स ने उसको कंडक्ट किया वहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने लॉन्च किया एक मैसिव डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लोग जाएंगे और अपने एम्प्लॉयर्स और जो स्टेक होल्डर होते हैं EPFO में, उन सबसे मुलाकात करेंगे। उनकी जो ग्रीवेंसेस होंगी, जो शिकायतें होंगी, उसको सुनेंगे, उसका निपटारा करेंगे वहीं पर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के। ठीक है, और इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है निधि आपके निकट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि जो EPFO के स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे लोग एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ख़ासतौर से तब इस प्रोग्राम का सबसे ख़ास मकसद यही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर इंडिया में हर महीने की 27 तारीख को ये प्रोग्राम किया जाएगा। और जो है जिसमें कि एक जन सुनवाई या छोटी मोटी अदालत के रूप में प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, और जो भी सुनवाई रहेगी, जो भी शिकायत रहेगी, कोशिश किया जाएगा तुरंत निपटारा किया जाए। जो नहीं हो पाएगा उसको बाद में PRT बेसिस पे देखा जाएगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ SCO फिल्म फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई। पिछले अगर आपने मेरे सेशंस देखे हों उसमें G20 के साथ साथ SCO की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, ये मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, कई मायने में तो SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, जो प्रेसिडेंसी है इंडिया को जो मिली है, वो G20 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान है, चाइना है एंड रसिया है। ठीक है, ये तीनों इंडिया की ख़ास तौर से करंट टाइम पे मेन प्रायोरिटीज़ हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इन इन तीनों लोगों को एक साथ लाया जा सके, इनसे कुछ मतलब एग्रीमेंट, डील, कोऑपरेशन किया जा सके, तो डेफिनेटली वो एक बेटर प्रायोरिटी है कंपेयर टू G20। ठीक है, कैसे? जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस समझाना चाहूँ, जब महाभारत में जब वो युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र का, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा मौका बनता है जब युधिष्ठिर और जो उनकी तरफ से था दुर्योधन, दोनों अपनी अपनी तरफ के राजा थे, नेतृत्व कर रहे थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की आपस में एक बार लड़ाई होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, सॉरी युधिष्ठिर और दुर्योधन की नहीं, उनकी होती है, युधिष्ठिर एंड भीष्म पितामह की। ठीक है, तो इधर दुर्योधन एंड उनकी होती है भीष्म की, भीम की। ठीक है, तो अगर उस समय ये मौका था
कि कुरुक्षेत्र से दोनों लोग बाहर थे, इधर युधिष्ठिर बाहर थे और इधर भीष्म पितामह। तो अगर अब मेन लड़ाई हो गई थी इनकी, दुर्योधन की एंड भीम की, अब इसमें से ये मौका था कि जो भी एक दूसरे को मतलब हरा देता, मार देता, तो वो युद्ध ही वहीं पे समाप्त हो जाता। ठीक है, तो उसी तरीके का ये एक मौका है जो कि पाकिस्तान, चाइना और रसिया, इनसे डील करना उतना ही कठिन है, क्योंकि चाइना लगातार डोमिनेटिंग पोजीशन रखे हुए है, ठीक है, इस संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर इंडिया किसी तरीके से कोई इसका सोल्यूशन निकाल सके, जो कि निकालना ही होगा, आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, तो अगर उनसे कोई सोल्यूशन निकल सके, इस वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ खास खबरें, ये एक आप देख सकते हैं कुछ खास खास फिल्मी दुनिया की पर्सनालिटीज़, अब आफ्टर ऑल ये फिल्म फेस्टिवल था, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ SCO फिल्म फेस्टिवल, जो कि मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। एक छोटी सी न्यूज़ बन सकती है, छोटा सा MCQ इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ फिल्मी दुनिया के हस्तियाँ आई थी। टू मार्क इंडियाज प्रेसिडेंसी एट SCO, भारत की मतलब प्रेसिडेंसी के मौके पर ये पहला फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। किसके द्वारा? बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये आपका UPSC का पॉइंट है, और भी एग्जाम में स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। अब जानते हैं, जैसे मैंने बताया, SCO इम्पोर्टेंट क्यों है। SCO बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 हम लोग कर ही रहे हैं, SCO को भी हम छोड़ नहीं सकते। वो एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका की नींव रखी गई थी 15 जून 2001 में शंघाई में, ठीक है। शंघाई में नींव रखी गई थी, लेकिन खास तौर से ध्यान देने वाली बात है कि इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट एंड हेडक्वार्टर जो है बीजिंग, चाइना में है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप सोच सकते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई में होगा, शंघाई भी चाइना का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इसको खास तौर से याद रखा जाए। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए, ठीक है। तब जाके ये 8 मेंबर्स की कमेटी बनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना। करंटली इसमें 8 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। मैं इन सारे कंट्रीज़ को अपने तिकड़म अपने तरीके से याद कर सकता हूँ, ठीक है। और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। कौन कौन से हैं जो चाहते हैं कि मुझे इन्हें फुल मेंबरशिप मिले? इसमें अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। उसका कारण अभी आपको आने वाले स्लाइड्स में पता चलेगा। फिलहाल कैसे मैं याद करता हूँ कि इसमें जो 8 मेंबर्स हैं कैसे हैं, ठीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान एक साथ हैं, ठीक है। चाइना एंड रसिया एक साथ हैं। ये 8 कंट्रीज हो गई। उसके बाद जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5, उसमें से आपका तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। कैसे याद करेंगे कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है? सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं होंगी तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा, इस तरीके से याद करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं फिर? उसमें है कजाकिस्तान, इसमें भी जेड है, ठीक है। किर्गिस्तान, इसमें भी जेड है। ताजिकिस्तान, इसमें भी जे है। एंड उज्बेकिस्तान, इसमें भी जेड है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में कोई जेड नहीं है, ठीक है। तो जिसमें जेड है वो सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज SCO का पार्ट है, और तुर्कमेनिस्तान में कोई जेड नहीं है, इसलिए ये पार्ट इसका नहीं है। हालांकि कारण नहीं है, ये कारण मैं बता सकता हूँ, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कैसे आप याद रखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज किसका पार्ट हैं। कारण ये है ना तुर्कमेनिस्तान का कि 1995 में उसने UN का एक ट्रीटी साइन किया हुआ, जिसमें कहा गया है, उसने कहा है कि मैं किसी भी ऐसे डिफेंस मल्टीलेटरल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनूंगा। तो तुर्कमेनिस्तान इस वजह से इसका पार्ट नहीं बना, ठीक है, SCO का। ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, आपने जब ये सुना होगा तो आपको लगा होगा कि ईरान तो इसका पार्ट है। एक्चुअली ईरान इसका पार्ट बनने वाला है, ठीक है। SCO का पार्ट ईरान बनने वाला है।
अप्रैल 2023 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ बनेगा, अभी है नहीं। ठीक है, तो हालांकि जब तक आपके पेपर्स होंगे मई में या उसके बाद, तब तक ईरान इसका ऑफिशियल पार्टनर हो जाएगा, ऑफिशियल 9th मेंबर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है याद करना कि 9th मेंबर होगा, सबसे नया जुड़ने वाला ईरान है। ठीक है, SCO का, और अभी इस 2023 में ही जुड़ेगा। अब देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ और उनकी लोकेशन क्या है। जैसे कि SCO की होस्टिंग प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है, तो ये भी G20 के बराबर ही महत्व रखता है। ये हो गया आपका रसिया। ठीक है, ये रसिया हो गया, ये हो गया चाइना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री हैं? कजाकिस्तान। ठीक है, और ये जो है नीचे है ये ताजिकिस्तान है, और ये हो गया आपका उज्बेकिस्तान, और ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो रेड कंट्री दिख रही है आपको, ये वाली, ये यही है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान यही है, और रेड वाली ग्रीन में जो है, ठीक है, ये जो ग्रीन में है ये आपका ईरान हो गया, और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें ये आपका अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, अफ़गानिस्तान, और ये है ईरान, और ये आपका हो गया बेलारूस। ठीक है, बेलारूस हो गया, इसको कहते हैं मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। तो आशा करता हूँ आपने कुछ समय गुजारा इसके साथ, मैप में कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और इसमें देखें ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं। अफ़गानिस्तान हो गया, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, जो कि ग्रीन तरीके से कलर्ड हुआ है। ठीक है, वो हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स। डायलॉग पार्टनर्स आर्मेनिया, ये सब भी हैं। अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो जो कंट्रीज पार्ट हैं उसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे रसिया। ठीक है, रसिया की राजधानी मैं नहीं बताऊँगा, ये आपको पता होगा। चाइना की राजधानी भी नहीं बताएंगे, पता होगा। इंडिया की भी नहीं बताएंगे। कजाकिस्तान की बता देते हैं। कजाकिस्तान के याद करने का तरीका क्या है, पहले आप देखिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, ये जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, और एक लास्ट है, ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक, सब में स्थान लगा हुआ है। स्थान का मतलब होता है लैंड, तो तुर्कमेनिस्तान का मतलब हो गया लैंड ऑफ तुर्क, तुर्कों की जगह, तुर्कों का स्थान। कजाकिस्तान का मतलब हो गया कजाक लोगों का स्थान। किर्गिस्तान का मतलब लैंड ऑफ किर्ज। उज्बेकिस्तान का मतलब उज्बेक लोगों का स्थान। तो ताजिकिस्तान का मतलब ताजिक लोगों का। पाकिस्तान का क्या मतलब होगा? जो पाक हैं। अफगानिस्तान का मतलब अफगान लोगों का स्थान। ठीक है, तो स्थान का मतलब होता है स्थान, लैंड, पर्शियन वर्ड है स्थान। ठीक है, अब इनकी कैपिटल याद करते हैं। कैपिटल कैसे याद करेंगे? 4-5 ऐसे शब्द हैं जो आपको पता तो है लेकिन कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसकी जो कैपिटल वो है अस्ताना। ठीक, अस्ताना। अस्ताना कैसे करेंगे? इसमें है स्थान, आप कहेंगे सारे में स्थान है, लेकिन इसमें ही सिर्फ कजाकिस्तान है, अस्तान आ रहा है। बाकी उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इस्तान, सब में इस्तान आ रहा है। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सब में इस्तान आ रहा है। अस्तान सिर्फ आ रहा है कजाकिस्तान में, तो इसलिए इसकी जो कैपिटल हो अस्ताना है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में जो डिमाइस हुई थी, मृत्यु हुई थी वहाँ पे उज्बेकिस्तान में। उज्बेक कंट्री है, उस तरीके से मैं याद करता हूँ कि वहाँ पर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। तो ताशकंद समझौते के मौके पर गए थे। ठीक है, ताशकंद समझौता हो रहा था 1965 में, तो वहाँ पे गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। तो उज्बेकिस्तान, अर्थात ये बहुत अजीब घटना थी।
उज्बे घटना थी, अगर आप याद करना चाहें तो ताशकंद, इसकी कैपिटल ताशकंद है। ठीक है। ताजिकिस्तान, ये हो गया आपका ताजिकिस्तान। ठीक है। इसकी कैपिटल है दुशानबे। दुशानबे ताजिकिस्तान की कैपिटल है। ताजिकिस्तान मतलब ताज इसमें है, ताज, ये ताज पहनना चाह रहा था, तो बाकी सारी कंट्रीज से इसकी हो गई दुश्मनी। ठीक है, इस वजह से इसके कैपिटल का नाम हो गया दुशानबे। और एक है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिश्केक। तुर्क लोग बहुत वो होते हैं क्या, विष वाले होते हैं, विषधर। विषधर तो नहीं होते, लेकिन हाँ एससीओ का पार्ट नहीं है, अलग है, तो विषधर होगा तभी, इसलिए इसकी कैपिटल है बिश्केक। ठीक है। और ये जो कौन सा है, कौन सा बच गया, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है असगाबाट। असगाबाट। इसमें बस आप दो तीन चीज़ें याद रखें। एक तो कजाकिस्तान का आपको अस्ताना याद रहेगा। ठीक है। उज्बेकिस्तान का, उज्बेक कंट्री है, इसका ताशकंद में हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। ठीक है। और ताजिकिस्तान का, ताजिकिस्तान पहनना चाहता था, इसलिए जो है सारी कंट्रीज से इसकी दुश्मनी हो गई थी, इसलिए दुशानबे इसकी कैपिटल है। तीन कैपिटल आप याद रखेंगे, बाकी दो चीज़ें मतलब ऑप्शन में आप क्लिक कर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको याद किया है। ऑलराउंडर बेन स्टोक हैज़ बीन नेम्ड मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, while Nat Shewer won the Rachel Hi-Ho Flynn Trophy for ICC Women's Cricketer of the Year। ये तो मतलब रेगुलर है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन है, फिर भी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। बेन स्टोक को मेंस का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और इंग्लैंड के दोनों ही खिलाड़ी रहे हैं, नेट शीवर भी और बेन स्टोक भी। ठीक है, नेट शीवर जो वुमेन खिलाड़ी हैं उन्हें वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, लेकिन आईसीसी का जो मेंस का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड गया, वो गया बाबर आजम को। और टी20 का आपको पता ही है कि वो गए अपने सूर्य कुमार यादव। IDFC फर्स्ट बैंक फर्स्ट टैप क्या है, ये कंट्री का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है। ठीक है, अपने देश का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टैप। ठीक है, इसको अगर टैप कर दें किसी सेल फ़ोन पे, आइडेंटिटी कार्ड पे, वॉलेट पे, टैब्स पे, एयरपोर्ट केसेस पे टैप कर दें तो वहाँ से चिपक जाता है, ऐसा स्टिकर है। 1/3 ऑफ द साइज ऑफ रेगुलर डेबिट कार्ड होता है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम फर्स्ट टैप, पहला है, इसलिए कंट्री का पहला है, इसलिए फर्स्ट। टैप कर देंगे चिपक जाएगा इन सब चीज़ों में, इसलिए टैप। ठीक है, लेकिन ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है, चिपकेगा तो ऑब्वियसली स्टिकर होगा तभी चिपकेगा ना। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि क्या चीज़ है ये। ओ सेम्स में इसका पिक लेके आना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिली होंगी, कुछ चीज़ें याद हुई होंगी, है ना। जैसे कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, लोकटक झील पे, वहाँ का एक संगाई डियर है, और संगाई फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है मणिपुर में ही। तो जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगे ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और क्या चीज़ें और आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी बताएं। मेरा प्रयास अच्छा लगता हो लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।